आईसीआईसीआई बैंक, इसके बारे में जानना चाहते हैं पंकज चौधरी। 200 दिनों के मूविंग एवरेज, ये डेमा की बात कर रहे हैं। आमतौर पे जब मैं अपने चार्ट में दिखाता हूँ तो वो सिंपल मूविंग एवरेज होता है। यहाँ पे ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसके नज़दीक से ये रिवर्सल का संकेत दे रहा है। क्या ये 1 साल के लिए निवेश करने का सही समय है? तो वापस छोटा-सा एक कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा कि डेमा और क्या कहें, सीमा कहें तुकबंदी के लिए, लेकिन नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए, ईएमए और एसएमए में से आप अगर 1 साल की बात सोचनी है, 200 की बात सोचनी है तो डीएमए देखें या एसएमए देखें, और दूसरे क्या रिवर्सल का संकेत है इस चार्ट पे अभी, अगर 1 साल की बात 1 साल के लिए सोच रहे हैं? एक्चुअली देखिए, डीएमए और डीईएमए दोनों चीजें होती हैं। तो बोलने के लिए डेमा बोल लीजिए इसको, उसको डीमा बोल दीजिए, बोलने को तो कुछ भी बोलिए, क्या फर्क पड़ता है। मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए, जब आप एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में जो रीसेंट प्राइस डेटा है उसको आप बेटर वेट, ज्यादा वेट देते हैं। तो ये जो छोटे समय के ट्रेड हैं, हर कोई अलग अलग चीज फॉलो करता है, मैं अलग अपने मेथड से जाता हूँ। मेरा मेथड ये होता है कि अप टिल 20 डेज डीईएमए, डेमा इज अ बेटर मेजर। रीजन है, आप अगर ट्रेड करते हैं ना, फ्रीक्वेंट ट्रेड करते हैं, तो फ्रीक्वेंट ट्रेड में आपको अर्ली रिस्क इंडिकेटर चाहिए होता है, और डेमा विल कम अर्लियर देन डीमा, मतलब डीएमए उससे पहले आ जाएगा। बड़े वाले जो 200 दिन के होते हैं, मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता कि इतना उसमें कोई नॉर्मलाइज इतना ज्यादा किया जाए डेटा को वेट देके। उसमें डीएमए या एसएमए मुझे ज्यादा ठीक लगता है। अगेन, ट्रेड के लिए मूविंग एवरेजेस नहीं बने हैं, डायरेक्शन के लिए बने हैं। स्टॉप लॉसेस मैं नहीं समझता मूविंग एवरेजेस आपको बहुत एक्यूरेट दे देंगे, वहां पे इवैल्यूएशन बनता है। देयरफॉर मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं एसएमए प्रेफर करता हूँ, शॉर्ट टू वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रेफर करता हूँ। लेकिन मेरा तो कोई ट्रेड वाला नेचर है नहीं, इसलिए मोस्टली ईएमएस जो रहते हैं आउट ही रहते हैं, मैं उनको देखता भी नहीं, समझाने के हिसाब से समझा देता हूँ। अब यहाँ पे इस चार्ट पे दिखा देते हैं सोमेश जी। इंटरेस्टिंगली अभी डीएमए और एसएमए के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं है इस चार्ट पे, क्योंकि दोनों बहुत आसपास में हैं। यहाँ ये जो नीली वाली रेखा है ना, ये यहाँ पे मैंने अभी जोड़ी है, ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 दिनों की है, और ये लाल वाली रेखा जैसा हमारे हर चार्ट में रहता है, वो ये सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिनों की है। ऊपर ये 20 डे मूविंग एवरेज सिंपल है और ये 50 डे मूविंग एवरेज सिंपल है। एक काम कर सकते हैं तो, और अब लोगों को सिखा रहे हैं तो एक काम कर देते हैं, इसमें 20 डेमा भी लगा दीजिए और इस जी चार्ट को और जूम आउट कर दीजिए। बिल्कुल, तो उससे क्या फ़र्क आएगा वो आप समझाइए, तब तक मैं लगाता हूँ। देखिए, मेरा अंदाजा ऐसा है कि 200 डीएमए और डीईएमए में जो गैप है वो नॉर्मल रहना चाहिए बहुत लंबे समय तक, और 20 डीएमए और डेमा में गैप ज्यादा रहेगा, स्क्यूनेस बहुत ज्यादा वेरी करेगा। इसलिए आपको अर्ली इंडिकेशन, मतलब आपको 200 डीएमए या एसएमए में बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि 20 वाले में आपको ट्रेड के हिसाब से फर्क पड़ेगा, बिकॉज आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 20 डीएमए के हिसाब से बहुत कम रहेगा। जी, तो अब यहाँ हाँ, पे इस चार्ट और में दिखा देते हैं, ये हरे रंग का जो गाढ़ा वाला आपको दिख रहा है लाइन, ये लाइन जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज की है, और ये हरे रंग में ही जो हल्के रंग वाले हरे रंग वाली ये रेखा है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डे वाली है। ओके, ये एक्सपोनेंशियल, ये जो लाइट ग्रीन है कैंडल के कलर जी का, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा कौन सा है? ये ये जो हरी रेखा गहरे रंग में है वो सिंपल मूविंग एवरेज 20 डे की है। ठीक है, अब इस चार्ट को ना वो कर दीजिए, जूम इन कर दीजिए। इसमें हमको एसएमए और डीएमए दोनों दिखने चाहिए। ओके, आप यहाँ पे बहुत आराम से देखिएगा, बहुत सिंपल इस चीज को आइडेंटिफाई करना। आपका 20 डीएमए और डीईएमए का क्रॉसओवर बहुत फ्रीक्वेंट है,
लेकिन आपका 2200 DMA और डेमा का क्रॉसओवर है, एक आधा गिन के मिलेगा। इसलिए जो हमको इंडिकेशंस, अर्ली इंडिकेशंस की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें कोई अर्ली इंडिकेटर नहीं है आपके पास, सब दोनों पैरेलल लाइन में मूव करेंगे। लेकिन आप 20 DMA और डेमा देखिए, उसमें कितने क्रॉसओवर्स मिल रहे हैं, इसलिए वो आपको अर्ली वार्निंग देते हैं। जी, तो बस सिंपल सिंपल। फॉर्मूला है कि अगर 20 दिनों वाला मसला है तब तो आप ठीक है, ध्यान दीजिए EMA पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। लेकिन 200 दिनों की बात कर रहे हैं तो आप सिंपल ही रहिए, वही अच्छा है। लेकिन खैर, 1 साल के लिए जो इनका मूल सवाल है, क्या ये टर्न अराउंड के संकेत दे रहा है? ICICI बैंक नहीं देखिए, ICICI बैंक पहले भी समझाया है, मुझे इसका बुक वैल्यू देखने दीजिए। मुझे ICICI बैंक में अभी 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, ठीक है, नाउ नॉर्मलाइज हो रहा है, बट आई वुड प्रेफर, देखिए 3 हो गया, नहीं सॉरी, ये क्या लेवल है, करीब करीब 2.7 और 3, सॉरी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, 0.3, ठीक है। मुझे लगता है कि अब एक बारी मुझे HDFC बैंक देखना पड़ेगा। HDFC बैंक कितना है, परफेक्ट। अभी कोटक बैंक देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ICICI बैंक में मैक्सिमम 10% और उसके बाद चीजें ठीक हो जानी चाहिए। अभी भी जो रिलेटिव बेनिफिट जाता है वैल्यूएशन का, वो ICICI बैंक के फेवर में नहीं है। रिलेटिव बेनिफिट बिकॉज HDFC बैंक के नंबर्स अब ट्रैक पे आ गए हैं पोस्ट मर्जर, तो उनको जो बीच में एकदम से राइट ऑफ कर दिया गया था टाइप, अब वहां पे ICICI बैंक से इनके वैल्यूएशन बेटर है। मुझे लगता है कि फ्लो उधर होना चाहिए ज्यादा। रिलेटिव टर्म में क्या होगा, ये आपको कैनिबलाइजेशन दिखेगा इन बिटवीन ICICI बैंक एंड ICICI बैंक ऑन वन साइड, कोटक, SBI, HDFC बैंक ऑन वन साइड। ये कैनिबलाइजेशन थोड़े और समय दिखेगा, लेकिन जैसे ही आपका ICICI बैंक 1350 समझते हैं माइनस 10%, यानी 1200 जितना ये क्लोजर टू 1200 आएगा, उतना ये सेफ जोन में चला जाएगा और रिलेटिव एडवांटेजियस पोजीशन में चला जाएगा। ओके, यहाँ से मैं इस पे अभी भी जो जो बायास है, वो बायास अदर बैंक से फेवर में है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि 13 का 12 हो जाएगा, हो सकता है काफी समय तक 13 पे ही लटके राम बन के रहे और तब तक बाकी बैंक्स को फायदा हो जाए। ये रिलेटिव बेनिफिट की बात है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो रिलेटिव बेनिफिट किसके पास है, आप समझ ही रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। जी, तो फिलहाल अभी ICICI बैंक का चार्ट जो है वो तुरंत वापस पलटने का संकेत तो नहीं दे रहा है, नीचे गिरावट की संभावना खुली रहेगी। एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये मतलब राउंडिंग टॉप पूरा 100% रिट्रेसमेंट की तरफ चला जाएगा या जा सकता है? नहीं, दो चीजें, या तो ये प्राइस 1200 की तरफ जाए या 1300 पे ये कंसोलिडेट करे और बाकी जो बैंक जिसका वैल्यूएशन रिलेटिवली बेनिफिशियल हो गया है वो ऊपर बढ़े। तो मेन यहाँ पे मामला प्राइस का है ही नहीं, मेन मामला है कि वैल्यूएशन को कैसे फिर से लेवल पे, कंपैरेबल लेवल पे लाया जाए। जी, तो ये पंकज चौधरी जी आपको मतलब एक तुलनात्मक अध्ययन भी मिल गया साथ में, और ICICI बैंक अभी क्यों बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है उसका कारण भी आपके सामने विस्तार से रखा गया। अंततः फैसला क्या करना है वो तो आपको खुद ही चुनना है, ये आप जानते हैं। अपने कार्यक्रम में हम कई बार कह चुके कि ये सारी चीज़ें, ये सारी चर्चाएँ जो हैं वो आपके लिए एक इनपुट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कोई बाय सेल होल्ड वाली रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी। अंततः आपको खुद अपनी पढ़ाई-लिखाई करके अपना फैसला करना है।